आप सभी को अपना यूटीसी मैथ मस्ती पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 और आज ही के क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि वास्तव में भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, या किसी के मल्टीपल में पूछ दिया जाए कि भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आज ही की क्लास में हम आपको सिखाएंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, न समझ में आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करना एकदम मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले आज हम आपको नंबर सिस्टम में भाजक की संख्या सिखाने से पहले पार्ट 3 में कुछ बच गया था, ये पार्ट 3 वाला कुछ हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 3 में हम आपको बताए थे नेचुरल नंबर को भी दो पार्टों में बांटा गया है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्रकृति संख्या, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्रकृति संख्या, और हम आपको सिखाए हैं प्रकृति संख्या को दो पार्टों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। आपको प्राइम नंबर के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि प्राइम नंबर कहते हैं किसको है। 1 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितना होती है। एग्जाम में पूछ सकता है 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। एक प्राइम नंबर में होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम। कोप्राइम, कोप्राइम का परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं वैसी संख्याओं का समुच्चय, वैसी संख्याओं का समुच्चय जिसका एचसीएफ 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य कहने का मतलब वैसी संख्याओं का समुच्चय जिसका एचसीएफ 1 के बराबर हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम आपसे कह दें 3 और 5, अगर यहाँ पर 3 और 5 का एचसीएफ निकाला जाए तो यहाँ पर एचसीएफ 1 के बराबर होगा, इसलिए 3 और 5 को कहेंगे कि एक सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह यहाँ पर 4 और 9 के बारे में देखा जाए तो 4 और 9 को भी बोल सकते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है, इसलिए कि 4 और 9 का भी यहाँ पर एचसीएफ 1 के बराबर होगा। अभाज्य के बारे में कुछ जानकारी रखना होगा, तो वैसी संख्याओं का समुच्चय जिसका एचसीएफ 1 के बराबर हो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे एक अपेक्षिक अभाज्य संख्या भी होता है। खैर अपेक्षिक अभाज्य संख्या हम लोग का सिलेबस में नहीं है, यहाँ से हम लोग केवल यही याद रखते हैं कि सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्याओं का समुच्चय जिसका एचसीएफ 1 के बराबर हो, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य संख्या के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आज का क्लास में भाज्य संख्या सीखेंगे और भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, और हम आपसे वादा करते हैं भाजक के यहाँ पर क्वेश्चन बनाना हम चालू करेंगे और हम आपको थ्योरम देंगे, और उसके बाद वादा करते हैं कि कोई भी बुक आप उठा के बनाइएगा, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम आज सीख लेते हैं भाज्य। भाज्य संख्या कहने का मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कहने का मतलब कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या कहते हैं वैसे संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो।
वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़कर जितना भी संख्या या अंक होता है सभी को भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़कर जितना भी संख्या होता है उस संख्या या अंक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, यहाँ पर 4 एक भाज्य संख्या है, इसलिए कि 4 का फैक्टर 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पर 4 का फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा है, इसलिए 4 को बोलेंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। इसी तरह यहाँ पर 6 भी एक भाज्य संख्या है, यहाँ पर 8 एक भाज्य संख्या है, इसलिए कि 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 8 से भी कटेगा। तो आज से याद रखेंगे, प्राइम नंबर को छोड़कर जितना भी संख्या या अंक आता है सभी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि 12 क्या है, तो 12 भी एक भाज्य संख्या है, इसलिए कि 12 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इसका मतलब इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। जैसे ही 2 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो 4 होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या देखिए 4 तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 5 तो आपको अभाज्य संख्या होगा, 6 की बात किया जाए तो 6 तो सम है, 7 तो अभाज्य होगा, 8 तो सम है, लेकिन आपसे विषम पूछा है तो सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या 9 होगा। यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे और देखते हैं। अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं कि भाज्य संख्या कहते किसको है। अब हम लोग सबसे पहले भाजक वाले टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर ये एक चीज और देख लेते हैं। एक होता है जातीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और एक होता है स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको जातीय मान और स्थानीय मान से। एक होता है जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, एक होता है स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। तो आइए बहुत छोटा सा चीज है, यहाँ पर देख लेते हैं। जातीय मान और स्थानीय मान से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी तो आपसे क्या पूछेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसे संख्या दे दिया जाए और बोला जाए यहाँ पर कि बताइए 3 का जातीय मान क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 का जातीय मान क्या होगा, तो देखिए फेस वैल्यू 3 का फेस 3 ही होगा। अगर पूछा जाए कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अगर पूछा जाए कि बताइए 8 का जातीय मान क्या होगा,
तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, यानी जिसका जातीय मान पूछा जाए वही आपका रिजल्ट भी होगा। अगर पूछा जाए कि बताइए 9 का जातीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर 9 का भी जातीय मान पूछा जाए तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं कि 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जातीय मान यानी फेस वैल्यू जिसका पूछा जाए वही आपका रिजल्ट भी होगा। अगर स्थानीय मान के बारे में पूछा जाए, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7, ये क्वेश्चन देकर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ से 7 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले आप 7 को लिख लीजिए और 7 के बाद देख लीजिए कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना शून्य बैठाइए। 7 के बाद देखिए 4 अंक है, 4 को यहाँ पर ऐसे शून्य बैठाइए, यानी 7 का स्थानीय मान इतना होगा। पूछा जाए कि बता दीजिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान पूछा गया है आपसे, तो कुछ नहीं करना है, केवल 5 को लिख लेना है और 5 के बाद देख लेना है कि कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना केवल शून्य बैठा दीजिए। 5 के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 को अंक है, यहाँ पर केवल 5 को ऐसे शून्य बैठा दीजिए, यही आपका रिजल्ट होगा। 5 जितना 5 होगा उतना 5 को लिखकर उसके बाद जितना अंक होगा केवल उतना शून्य बैठा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ से आप बता सकते हैं। और यहाँ से आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि बताइए जातीय और स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर जातीय और स्थानीय मान के बीच का अंतर भी आप बता सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे कि 5 के जातीय और स्थानीय मान के बीच का अंतर बताइए, तो करना कुछ नहीं है, 5 को लिखने के बाद पहले स्थानीय मान निकाल दीजिए। 5 के बाद यहाँ पर 3 गो अंक है, 5 गो अंक है, यहाँ पर 5 गो ऐसे शून्य बैठा दीजिए। और 5 को शून्य बैठाने के बाद ये तो जातीय स्थानीय है, लेकिन स्थानीय और जातीय का अंतर बताना है। तो स्थानीय तो ये है, लेकिन 5 का जातीय 5 होगा, ये दोनों के बीच का अंतर बताना है। यहाँ से आप अंतर बता सकते हैं, अंतर क्या होगा। यहाँ से जो भी रिजल्ट आए 10 से 5 घटाएंगे 5 होगा, यहाँ 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा और 4 होगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट बता सकते हैं कि यहाँ का 5 का स्थानीय और जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके आगे हम आपको सिखाना चाहते हैं कि भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी के गुणन किसी के मल्टीपल में हो तो उसके भाजकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। आज के सब क्लास में हम लोग सीखेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। अभी तक तो हम आप लोगों को नंबर का क्लासिफिकेशन के बारे में बताए, नंबर का पहचान कराए कि वास्तव में नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, वो प्राइम नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तक हम आपको केवल यही पहचान कराए और आज का हमारा टॉपिक होगा, अब हेडिंग बनाते हैं भाजकों या गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। हेडिंग बनाते हैं भाजकों या गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है भाजकों या गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। और यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आज का हेडिंग बनाइए आप लोग, भाजक या गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। जैसे एक आपको मल्टीपल होता है, एक मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, और एक होता है आपको फैक्टर,
या डिवीजन के ये फैक्टर यानी गुणनखंड। बस हल्का सा जानकारी रखिए, जान लीजिए कि गुणनखंड और गुणांक में अंतर क्या है। किसी के मल्टीपल में पूछा जाए, गुणक में पूछा जाए, गुणक कहते हैं, मल्टीपल का मतलब गुणक, किसी के गुणक में पूछा जाए, जैसे कहेंगे कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, तो 12 के गुणक में क्या होगा, तो 12 के मल्टीपल में देखिए ना 12 होगा, 12 के मल्टीपल में चलते रहे 24 होगा, बटिया 36 होगा, 10 चौके 48 होगा, डॉट डॉट डॉट, जैसे 12 24 36 48 जो देख रहे हैं, ये सब कहेंगे कि 12 का गुणज है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि बताइए 6 के मल्टीपल में क्या होगा, तो 6 के मल्टीपल में 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इसी तरह आपको 24 होगा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आपका 6 के ये मल्टीपल में होगा। तो मल्टीपल का मतलब आप लोग समझते होंगे, और यहाँ पर केवल आपको समझना है फैक्टर, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जैसे कहेंगे कि बताइए ना 24 का फैक्टर क्या होगा, 24 नहीं 12 समझ लीजिए, यहाँ पर पूछ दिया जाए कि 12 का फैक्टर क्या होगा। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर है। अगर यहाँ पर 12 का फैक्टर पूछा जाए, 12 का गुणनखंड पूछा जाए, तो 12 को कटाने वाला कौन कौन ऐसा डिजिट है, तो 12 को कटाने वाला 1 है, 12 1 से भी कटेगा, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, 12 6 से भी कटेगा, 12 12 से भी कटेगा। यानी कहने का मतलब कि 12 का फैक्टर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो यहाँ से आप 12 का फैक्टर बता सकते हैं कि 12 का ये सब जो देख रहे हैं ये फैक्टर है। इसी तरह 6 का अगर फैक्टर पूछा जाए, तो 6 का भी फैक्टर आप बता सकते हैं। कहिएगा कि 6 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 6 6 से भी कटेगा। यानी 6 के फैक्टर के बारे में पूछा जाए, तो 6 का ये सब 1 2 3 और 6 जो देख रहे हैं ये 6 का फैक्टर हो। तो यहाँ तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर के बारे में समझ गए। अगर आप समझ गए तो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भाजक से जितना भी क्वेश्चन पूछता है हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, बारी बारी से देखते रहेंगे। तो सबसे पहले 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 6 को कटाने वाला 1 भी है, 6 को काटने वाला 2 भी है, 6 को काटने वाला 3 भी है, 6 को काटने वाला 6 भी है, इसलिए 6 का फैक्टर यहाँ पर कब होगा। चलिए से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर पूछा जाए कि 200 के कुल भाजकों के 200 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। अगर पूछा जाए कि 200 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो सिंपल है, आपसे एग्जाम में 200 के कुल भाजकों की संख्या भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। एग्जाम में भाजक की जगह पर गुणनखंड भी दे सकता है। याद रखिएगा, गुणनखंड पूछे या भाजक पूछे, दोनों को हम लोग एक ही तरीका से बनाएंगे, इसलिए कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यहाँ पर 200 के कुल भाजकों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 2 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर 200 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्ट आपको सिखा देंगे, लेकिन आइए अभी बच्चे की तरह हम लोग सीखते हैं। अगर 200 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा, तो सबसे पहले इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। 2 को ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। 200 को ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। 2 से कटेगा 100 होगा, 2 से कटेगा 50 होगा, 2 से कटेगा यहाँ पर 25 होगा, फिर ये 5 से कटेगा 50 25 होगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 की संख्या देख लीजिए, 3 गो है, तो यहाँ पर 200 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 2 गो है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के पावर 2।
लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक नोट तैयार कर लीजिए कि 200 के कुल भाजकों की संख्या निकालते समय सबसे पहले अंक या संख्या का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले अंक या संख्या का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसके पावर में एक को जोड़कर ये सभी को आपस में गुना करने पर हमको कुल भाजकों की संख्या प्राप्त होगी। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले अंक या संख्या का हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर में केवल एक को जोड़कर सभी को आपस में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमको कुल भाजकों की संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर कुल संख्या पूछा जाए तो कुछ नहीं, यहाँ पर प्राइम के रूप में 2 है, यहाँ पर प्राइम के रूप में 5 है, 2 के पावर 3 है, 3 में केवल 1 को ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 में केवल 1 को ऐसे ऐड करेंगे। ये सभी को आपस में गुना कर दीजिए। 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा, यहाँ पर 4 आई 12। अगर पूछा जाए कि 200 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, तो 200 के कुल भाजकों की संख्या 12 आएगी। क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 420 के कुल भाजकों के संख्या क्या होगा। अगर पूछा जाए कि 420 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 420 को सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एक प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि ऐसे हम लोग 2 से कटाएंगे, फिर ऐसे कटा के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लेकिन हल्का सा आप लोग समझदार है, समझदारी वाला काम कीजिए। प्राइम फैक्टर के रूप में निकालना है तो हम यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 42 गुने 10। क्या 42 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7 गुने 6। 7 गुने 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ से 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। यहाँ से 420 बराबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 देख लीजिए, 2 को है, 2 के पावर 2 लिख दिए। यहाँ पर 5 केवल 1 है, 1 लिख दिए। यहाँ पर फिर आपको 7 है, फिर यहाँ पर 3 है। एक तो तरीका ये है कि 420 को ऐसे भी आप लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 से कटाएंगे 2 होगा, ये कटेगा 210 बार में, 2 से कटेगा ये 105 बार में। फिर यहाँ पर देख लिया जाएगा 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 5 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35। फिर यही रिजल्ट यहाँ पर आएगा। 2 2 को है, 5 सिंगल है, 7 है, 3 है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि टोटल भाजकों की संख्या क्या होगी। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। काम करना कुछ नहीं है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुल भाजकों की संख्या पूछ दे या क्या कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, जो प्राइम फैक्टर आएगा उसके पावर में केवल 1 को जोड़कर ये सभी को आपस में गुना कर देना है। 2 के पावर 1 करेंगे, इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे, इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे और यहाँ से रिजल्ट बोल सकते हैं 2 1 3 होगा, 1 1 2 होगा, 1 1 2 होगा, 1 1 2 होगा। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24 होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी के मल्टीपल में कैसे निकालते हैं, भाजकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, योगफल कैसे निकालेंगे। यानी जितना वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है हर वैरायटी को देंगे। अगर ये पढ़ाया हुआ चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आए तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।